देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. So thinking of his lotus feet and offering everything to his lotus feet, let's begin the session of Moon in 8th house. सभी गुरुजन को प्रणाम। आज यहाँ पर मैं चंद्रमा त्रिग भाव में यानी कि 6, 8 या 12 भाव में स्थित होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उस पर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं शास्त्रीय आधार पर ही आप लोगों को ले जाऊंगी। जैसा कि बारामिहिर जी ने अपने बृहद संहिता में लिखा हुआ है, सूर्य को 500 ईस्वी में बहुत पहले बता दिया था कि सूर्य चंद्रमा जो है सूर्य से सीधे नीचे स्थित है, जिसके कारण चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से चंद्रमा चमकता है। तो ये अर्थात ये है कि उसका जो प्रकाश है वो स्वयं का नहीं है, सूर्य का प्रकाश है, जिसकी वजह से वह चमकता है। और उसके जो विपरीत दिशा का जो भाग होता है वो काला दिखाई पड़ता है छाया की वजह से। जैसे घड़ा जब धूप में रखते हैं तो उसका जो आगे का हिस्सा होता है जहां पर सूर्य होता है वह उस पे धूप में मिला हुआ दिखाई देता है, जबकि उसके विपरीत एक छाया बन जाती है जो उसकी खुद की होती है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा की भी होती है और ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं बहुत पहले ही जानते थे। अब यहीं पर उन्होंने ये भी बताया है कि चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, जिस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो रात्रि के अंधकार को नाश करने के लिए पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जो है वो हमारे कुंडली में, हमारे ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र हमारे जन्म का नक्षत्र माना जाता है और जितनी भी हमारी दशाएं होती हैं मैक्सिमम चंद्रमा की नक्षत्र के द्वारा ही चलती हैं, जानी जाती हैं। चंद्रमा को माँ का कारक मानते हैं हमारे ज्योतिष में और माँ जो होती है वो सबसे पहले तो हम वहीं से हमारा जन्म होता है, उन्हीं के द्वारा हम इस दुनिया में आते हैं और उन्हीं के द्वारा पालन पोषण होता है और उन्हीं के द्वारा ही हम दुनिया को समझते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रमा हमारी पहली माँ होती है। शिक्षा भी हम उन्हीं के द्वारा देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। चंद्रमा मन का भी कारक होता है। मन हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मन हमारे विचार, हमारी जीत, हमारी हार, हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारे जीवन में जो भी संघर्ष होता है उसमें किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये सब मन के द्वारा ही निर्धारित होता है। मन अगर इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो हम उच्चतम से उच्चतम स्थिति को प्राप्त करते हैं और अगर यही मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो हम निकृष्ट से निकृष्ट स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है और सभी ग्रहों में चूंकि सबसे तेज चलने वाला ग्रह चंद्रमा होता है और दिन प्रतिदिन पल पल घटता बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा मन। तो आज हम यहाँ पर 6, 8, 12 भाव में किस प्रकार से चंद्रमा कार्य करता है उसको समझेंगे। बृहद पराशर होरा शास्त्र में जब हम अरिष्ट का अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे यही आता है कि जब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में होता है तो वह बाला अरिष्ट का समीकरण बनाता है। इसके अलावा जो अरिष्ट का समीकरण बनता है उसमें भी चंद्रमा को हम 6, 8 और 12 भाव में ही देखते हैं। ये अरिष्ट भंग का जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा जो अध्याय है उसका अरिष्ट भंग का, उसमें दिया गया है कि किस प्रकार से हम बाला अरिष्ट को और अरिष्ट को अंतर करते हैं, वहीं से हम समझते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस पर भी देखेंगे, दृष्टि डालेंगे कि चंद्रमा अरिष्ट भंग किस तरह से होता है उसका। तो अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो और दिन का जन्म होता है तो अरिष्ट भंग हो जाता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो और रात्रि का जन्म हो तो अरिष्ट भंग होता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा देश कांड में शुभ ग्रहों के देश कांड में हो, जैसे गुरु, बुध या शुक्र के, तो भी अरिष्ट भंग होता है। चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में अगर शुभ प्रभाव हो तो भी अरिष्ट भंग हो जाता है। इसके अलावा चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में अगर शुभ प्रभाव हो तो भी अरिष्ट भंग होता है। हमारे गुरु श्री के एन राव सर का भी एक शोध है अपना कि जब चंद्रमा
छठे और आठवें भाव में हो तो उस चंद्रमा की कभी भी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अरिष्ट भंग होने के बाद भी कुछ ना कुछ अरिष्ट रह ही जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अवसाद, दुर्घटनाएं देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा हमारे गुरु श्री के एन राव सर ने एक शोध और किया था कि जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो सेक्स स्कैंडल देता है, और सेक्स स्कैंडल के साथ-साथ उसमें जो दबाने की क्षमता होती है, यानी कि जैसे जो वो जो एक स्कैंडल होते हैं वो दबते नहीं हैं, प्रकाश में आ जाते हैं, यानी कि बदनामी हो जाती है। तो इसे बड़े ध्यान से देखना और समझना चाहिए। और इसके अलावा हमें जब अपनी कुंडली में लगाना होगा तो हम उसमें गोचरीय स्थिति और दशाओं को भी देखेंगे। अब हम इसे कुंडली के माध्यम से समझेंगे। तो ऋतु जी प्लीज आप एक कुंडली पहले लगा दीजिए। और ये जो है 30 मार्च 1973 की, वो आप लगा दीजिए सबसे पहले। जी हाँ मैडम, इसमें आपने टाइम दे रखा है 13-15, कुंडली में टाइम दे रखा है 12-15, कौन सा सही है? 12-15। आपने लिखा हुआ 13-15। ओ गलती से लिख गया होगा, 12-15। चेक कर लीजिए, कुंडली यही है। देख लेते हैं। हाँ जी, मिथुन लगन है और 23 डिग्री 54 मिनट का। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे चंद्रमा देखें तो अष्टम भाव में है, तो हम सबसे पहले अरिष्ट को देखेंगे यहाँ पर, और उसके अरिष्ट भंग कैसे हो रहा है, एक एक चीज को एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। यहाँ पे चंद्रमा देखिए तो वो अष्टम भाव में है, और ये जो चंद्रमा है ये कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। जब हमारे सूर्य से लेफ्ट साइड में चंद्रमा रहता है तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रहता है, और ये दिन का जन्म है, तो यहाँ पे अरिष्ट भंग हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा शुभ देशकांड में है, क्योंकि ये तीसरे देशकांड में, बुध के देशकांड में है, 22 डिग्री 56 मिनट का है। तो यहाँ पर फिर से अरिष्ट भंग हो रहा है। तो यहाँ की ये यहाँ से ये चीज समझ में आई कि ये बाला अरिष्ट का कॉम्बिनेशन नहीं लगता, फिर भी हम थोड़ा और चेक करेंगे आगे। यहाँ पर 6, 7, 8 भाव को देखेंगे। चंद्रमा से छठे भाव में केतु स्थित है, तो एक पीड़ा दिखाई देती है। फिर चंद्रमा से सप्तम भाव को देखेंगे तो वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पर साथ ही साथ वहां पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो दोनों का मिला जुला असर दिखाई देता है, पीड़ा कम हो रही है। फिर अष्टम भाव को देखेंगे चंद्रमा से, तो वो उस पर बुध की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो फिर यहाँ पर एक दोनों मध्यम आ गया, बीच का आ गया, सम हो गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, दोनों चीजें चल रही हैं। अब इसके बाद हम द्वादश भाव को और द्वितीय भाव को देखेंगे चंद्रमा से। तो द्वितीय भाव पर फिर बुध बैठा है, तो अच्छी स्थिति दिखा रहा है द्वितीय भाव की, पर शनि उसको देख रहा है, तो पीड़ा है। फिर हम आते हैं यहाँ पर सप्तम भाव यानी कि द्वादश भाव चंद्रमा से, तो वहां पर भी राहु स्थित है। तो यहाँ पर पीड़ा तो दिखाई देती है, बाला अरिष्ट जरूर नहीं दिखता। तो अब हम यहाँ पे चार्ट में देखेंगे कि ये पीड़ा अगर दिख रही है तो किस प्रकार की पीड़ा होगी। तो यहाँ अगर चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में जो लग्न जो है वो राहु केतु एक्सिस में है। केतु निगेटिव जरूर है, पर उसका जो लग्नेश है वो बुध है, और वो नवम भाव में अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है। दसम भाव में देखेंगे तो एग्जॉल्टेड सप्तमेश और द्वादशेश सूर्य के साथ स्थित है दसम भाव में, जो कि कुंडली को पावर दे रहा है। इसके बाद सेकंड हाउस को आके देखते हैं तो वहां पर गुरु का प्रभाव होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम परिवार से संबंधित हो सकती है, पर ज्यादा नहीं दिखती। तृतीय भाव को देखें तो वहां पर मंगल की दृष्टि है, तो ये फीमेल है और ये अपने घर में सबसे छोटी है, इनके छोटे भाई बहन नहीं है, बड़े भाई बहन है सारे। उसके बाद चतुर्थ भाव को देखें तो वो भी अच्छी स्थिति में है। अब पंचम भाव पर आते हैं तो वहां का जो स्वामी है वो शुक्र बनता है, जो कि उच्च का होकर के दसम भाव में बैठा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति भी ठीक दिखती है। अब छठे भाव पे आते हैं, तो छठे भाव का जो स्वामी है मंगल, वो अष्टम भाव में चला गया है।
पर उच्च का होकर के स्थित है। तो और छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, अष्टमेश की दृष्टि है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या छठे भाव से संबंधित समस्या आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस राहु केतु एक्सिस में है। सेवेंथ लॉर्ड गुरु बन गया है, जो कि अष्टम भाव में आ गया है, पीड़ा दिखा रहा है। फिर यही जो सेवेंथ हाउस का स्वामी है वो गुरु नीच का हो गया है, फिर से पीड़ा दिखा रहा है। और यही जो गुरु है वो सप्तमेश मार्केश भी है और द्वितीय स्मारक के साथ स्थित है अष्टम भाव में, फिर पीड़ा दिखा रहा है। फिर यही जो सप्तमेश है वो मंगल छठे भाव के स्वामी के साथ भी बैठा है। तो पीड़ा तो मेरे ख्याल से आप लोग तक पहुंच गई होगी कि कौन से हिस्से में पीड़ा आ रही है। और यहाँ पर अगर इसको D9 में भी देखेंगे, हम बाद में देख लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जातिका है, इनको 2017 तक, उसके बाद से मैं नहीं मिली हूँ इनसे, इनका विवाह नहीं हुआ था, विवाह से संबंधित समस्या आई थी। अब यहाँ पर चंद्रमा का क्या रोल है, मन का क्या रोल आएगा, वो हम जरा समझते हैं। यहाँ पर इनको जब जन्म हो रहा है उस समय चंद्रमा की दशा मिल रही है, श्रवण नक्षत्र की दशा मिल रही है, उनको चंद्रमा की दशा मिल रही है। और उनको 1980 से राहु की दशा आ गई, राहु सप्तम भाव में बैठा है। और उसके बाद फिर 2014 तक इन्हें गुरु की दशा रही, तो दोनों का संबंध सप्तम भाव से बना हुआ है, फिर भी विवाह नहीं हुआ है। पर इनका ये काम, इन गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी जॉब कर रही हैं, अच्छी पोस्ट पर है, पर विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी दशाएँ आई, ट्रांजिट भी ज़रूर आया होगा, गोचरीय स्थिति भी बनी होगी, फिर भी विवाह नहीं हुआ। यहाँ पर मन ने अपना रोल प्ले किया है। कभी लड़का अच्छा नहीं मिला, तो कभी उसकी तनख्वाह अच्छी नहीं थी, तो कभी उनका परिवार अच्छा नहीं था, तो इस तरह से मन जो है हमेशा उसमें आगे आ गया। और उसके बाद 2014 से इनकी शनि की दशा आ गई, जिसमें इन्हें गायने की प्रॉब्लम आ गई। गायने की प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जो अष्टमेश है, वो द्वादश भाव में जा करके वहां से छठे भाव से संबंध बना रहा है। और जो षष्ठेश है मंगल, वो अष्टम भाव में चला गया है। तो गायनी प्रॉब्लम आने की वजह से अब इन्हें ये बच्चे इनको नहीं हो सकते, ये प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर अगर हम और डिटेल में जाएंगे, तो जो शुक्र है वो भी काफी पीड़ा में है। एक तो कंबस्ट है ही, इसके अलावा शुक्र जो है उसमें बहुत सारी पीड़ा है। यहाँ से अगर एक मिनट चंद्रमा, हाँ, ये D64 नवांशा भी बन जाता है। और इसके अलावा जो कारका है बच्चों का, गुरु, वो भी बहुत ज्यादा पीड़ा में आ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि विवाह से संबंधित समस्या आई और उसने अपना रोल प्ले किया। इसमें चंद्रमा ने भी अपना रोल प्ले कर दिया। अब दूसरा चार्ट लगा दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो दूसरा चार्ट पे चलते हैं। दूसरे चार्ट पे इनके पैरों में दिक्कत है क्या, ये रीढ़ के आसपास? नहीं, वैसे देखने में ठीक है, स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, बस गायनी प्रॉब्लम 2014 में आई, उससे पहले तो कोई वो तो प्रॉब्लम नहीं आदमी थी। दिख रहा है, इनके कमर में दिक्कत है कि इनके पैरों में दिक्कत है? हाँ, वो कमर में तो आ ही जाएगी, क्योंकि गायनी प्रॉब्लम आई होगी तो डेफिनेट है, कंडीशन क्या आ गई होगी। अब दूसरा चार्ट आप लगा लीजिए। एल्डर सिबलिंग कितने हैं इनके? 4। भाई हाँ बहन ये दोनों? हाँ, ये अब आप जून उसकी लगा दीजिए, 6 जनवरी 1973। टाइम देख लीजिएगा, 1755, लखनऊ। मैंने एक बार डाटा बोल दीजिए, दोबारा मैं फीड कर देता हूँ। 6 जनवरी 1973, जी। 1755, लखनऊ। कुंडली चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है।
अब यहाँ पर फिर देखें कि अष्टम भाव में ही चंद्रमा स्थित है, पर यहाँ पर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रात्रि का जन्म है, जनवरी में पैदा हुए हैं तो सूर्यास्त के बाद ही पैदा हुए होंगे, डेफिनेट कंडीशन है। तो यहाँ पर रात्रि काल में पैदा हो रहे हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अरिष्ट भंग कर रहा है। इसके अलावा ये जो चंद्रमा है 13 डिग्री 33 मिनट का है, यानी कि दूसरे दृष्टिकांड में गया है, तो शुक्र का दृष्टिकांड बनता है, शुभ ग्रह के दृष्टिकांड में गया है, तो फिर एक अरिष्ट भंग कर रहा है। तो बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है। बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो उनको बचपन से ही प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो 6, 7, 8 भाव को देखेंगे चंद्रमा से। तो पहले छठे भाव में देखें तो वहां पर केतु स्थित है, जिस पर सूर्य, बुध और गुरु की दृष्टि है। तो एक तरह से देखा जाए तो सम है स्थिति से छठे भाव की। फिर सप्तम भाव को आप देखते हैं चंद्रमा से, तो वहां पर शनि जो कि वक्री है उसकी दृष्टि है। फिर अष्टम भाव को देखते हैं चंद्रमा से, तो वहां पर गुरु की दृष्टि है। तो अष्टम भाव ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद आते हैं चंद्रमा से द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पर एक पीड़ा आती है, शनि से भी दृष्टि है तो फिर पीड़ा आ रही है। फिर चंद्रमा से द्वादश भाव को देखें तो फिर वहां पर गुरु, राहु, बुध और सूर्य स्थित है, तो पीड़ा तो यहाँ पे भी दिख रही है। तो अरिष्ट तो यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अरिष्ट किस प्रकार का होगा, कैसा होने की संभावना हो सकती है, इसे समझेंगे। यहाँ पर देखें तो लग्नेश लगन को देख रहा है, तो लगन को तो बली कर रहा है। केंद्र में 3 ग्रह बैठे हैं, जिसमें से गुरु और बुध भी स्थित है, तो हम इसको कुंडली को नेगेटिव तो नहीं मानेंगे। ये अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हैं, कंप्यूटर सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। सेकंड हाउस पर देखें, द्वितीय भाव पर तो चंद्रमा अपने भाव को भी देखता है, हालांकि शनि भी देख रहा है, तो वहां पे पीड़ा जरूर दे रहा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है। अब तृतीय भाव पर आते हैं तो वहां पर गुरु से प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसके बाद आते हैं चतुर्थ भाव पे, तो चतुर्थेश राजयोग में स्थित है। फिर पंचम भाव में आते हैं, जो कि पंचम भाव को देखें तो वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं है गुरु किसी भी ग्रह का, पर उसका जो स्वामी है वो छठे भाव में गया हुआ है और शनि से दुष्ट है, जो कि वक्री है, अष्टमेश है। और मंगल जो छठे भाव का स्वामी है उसके साथ स्थित है। और शुक्र जो है वो यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है और 29 डिग्री 54 मिनट का है, यानी कि यहाँ पर पीड़ा दिख रही है गंडांत में, राशि गंडांत के साथ साथ नक्षत्र गंडांत में भी। दोनों राशि गंडांत लक्षण। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं सप्तम भाव पे, तो यहाँ पे एक तो पंचम भाव में थोड़ी सी पीड़ा दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रमा से पंचम भाव का भी स्वामी शुक्र बन जाता है और इस पर वक्री अष्टमेश की दृष्टि है। अब सप्तम भाव पे पहुंचते हैं, तो सप्तम भाव पर राहु केतु अक्ष में स्थित है, सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति, सप्तम भाव में बुध की स्थिति, ये तीनों ही खराब स्थिति मानी जाएगी सप्तम भाव के लिए। यहाँ पर गुरु स्थित है, पर गुरु सप्तमेश हो गया है और सप्तमेश यहाँ पर सूर्य, राहु और बुध के साथ फिर पीड़ा में आ गया। तो यहाँ पर भी वही समस्या है जो पहले वाले चार्ट में हमने देखी थी, कि यहाँ पर भी 2015 तक इनका विवाह नहीं हो पाया था। 1973 बॉर्न है, तो इनका विवाह नहीं हो पाया था। इनके साथ प्रॉब्लम ये रही है कि इनकी भी जो दशाएं हैं लगातार कंटिन्यूअस उससे रिलेटेड रही हैं। 2005 से 2021 तक तो गुरु की दशा थी, उससे पहले राहु की दशा। दोनों का ही संबंध 7th हाउस से, सप्तम भाव से आ रहा है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि विवाह के प्रपोजल आए होंगे, विवाह जैसी संबंध भी बने होंगे, पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। कभी जो है वो इनकी 3 बार एंगेजमेंट होकर के ब्रेक हो चुकी है और इसके अलावा शादी कहीं पे फिक्स नहीं हो पाती। लड़की खुद से जाकर के मना कर देती है। कई सारे इनके अफेयर्स भी रहे, पर ब्रेकअप हो जाता है और सामने वाला उनको मना कर देता है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
उसके लिए। तो यहाँ पर मानसिक अवसाद की स्थिति से इनको बहुत ज्यादा गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि पंचम भाव की स्थिति, गुरु की स्थिति बहुत कमजोर है, तो बच्चा तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर शुक्र पंचमेश होकर के बहुत ज्यादा पीड़ा में है। तो डेफिनेटली ये जो चंद्रमा है और ये जो पोजीशन है, ये इनको बहुत ज्यादा मेडिकली दिमागी तौर पर इनको दिक्कत बनाती है और अवसाद में रहते हैं। तो ये हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो बताइए। मैडम इनके पिताजी के बारे में कुछ बताइए, इनके पिताजी के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल से कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि सूर्य और राहु की डिग्री लगभग सेम हो रही है। हाँ सारे बिल्कुल, कंबस्ट हैं, सारे सारी सारे जगह अस्त हैं, हाँ सारी बिल्कुल, जगह गुरु अस्त हैं। गुरु राहु और सूर्य तीनों बहुत क्लोज डिग्री पर है, जिसकी हाँ, वजह से अस्त इनका हैं। विवाह अभी तक तो संपन्न नहीं हो पाया है। और अगर विवाह एक 25 से 35 साल के बीच तक नहीं होता है, तो फिर उस विवाह का कोई मायने नहीं होता, उसके जो मायने बदल जाते हैं विवाह के। तो यहाँ पर अब इस समय का मुझे प्रेजेंट टाइम का कुछ भी इनका पता नहीं है। और एक मुझे इसका रीजन ये भी समझ में आ रहा है कि शुक्र गंडांत में है, बहुत मंगल ज्यादा के राशि साथ और है, तो राशि गंडान, नक्षत्र में गंडान, नक्षत्र गंडान दोनों में है, दोनों कुछ दोनों इनकी में। क्रियाएं ऐसी हैं कि लड़की जो है खुद ही मना कर देती हैं, खुद ही मना कर देती हैं। बिल्कुल क्योंकि इनको शुक्र के लेकर विकृति आ गई ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा विकृति है 7th हाउस में और शुक्र दोनों में। अब दूसरा चार्ट लगा दीजिए रितु जी। नहीं, एक मिनट में देखती हूँ। डेटा बोल 1986। दीजिए प्लीज। हाँ, एक्चुअली उसमें फिर वो भी बताना पड़ रहा है आपको सिटी, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए चार्ट्स, तो इस वजह से मैंने आपको पहले से दे दिए थे। ठीक है, तो आप सिटी देख लीजिएगा, मैं डेटा बता देती हूँ। जी जी 24 जुलाई 1986 9:15। हाँ, दीदी इस चार्ट में जरा डिटेल्स ना शेयर कर दीजिएगा। इवेंट्स जो प्रीवियस चार्ट, यही चार्ट है ना, इसमें जेमिनी लगना है, इसके जरूर इवेंट्स शेयर कर दीजिएगा 3-4 अगर हो सके तो ग्रुप जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगी। जय मैडम सिटी बता दीजिए। सिटी आप उसमें से देख लीजिए, कॉन्फिडेंशियल है तो ठीक नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस मैडम, पर्सनल डेटा में से निकाल के दिया हुआ है, तो फिर मेरा अगर कोई भागलपुर बिहार। भागलपुर में ये तो मेल चार्ट लग रहा है। हाँ मेल चार्ट लग रहा है, मेल। नहीं, ये क्या आपका बना है? ये देखिए 9:15 डालें। अच्छा 9, हाँ डाला डाला। आपने उत्तर प्रदेश का लिया है, इसका आप वो देख लीजिए, जगह लोकेशन चेक कर लीजिए। हाँ, बिहार उत्तर डालिए। प्रदेश, ओके। अच्छा, भागलपुर क्या समय क्या डाला है जया? समय क्या बोला था आपने? 9:15 सुबह के 19 9? अच्छा, हाँ 1986। कन्या लगन, कन्या लगन 1 डिग्री 39। हाँ, कन्या लगन है। क्या तो सी लगन दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, कन्या लगन है। ठीक है रितु जी। ये कन्या लगन का चार्ट है। यहाँ पर चंद्रमा 6th हाउस में बैठा है। इसको हम लेकर के चलते हैं। देखिए, पहले तो ये कि ये यहाँ पर जो पहला नियम है बालारिष्ट भंग का, कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो और रात्रि का जन्म हो। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और दिन का जन्म है, तो अरिष्ट भंग नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा जो अरिष्ट भंग है, बालारिष्ट भंग, वो ये है कॉम्बिनेशन की, अगर वो शुभ देशकांड में है तो बालारिष्ट भंग होता है। तो ये दूसरे बुध के देशकांड में है, 13 डिग्री 45 मिनट का चंद्रमा है,
तो यहाँ पे अरिष्ट भंग हो रहा है। अब यहाँ पर आप म्यूट कर लीजिए राज मैडम। राज मैडम हाँ, मैंने म्यूट ही तो है ना, नहीं है मेरा म्यूट। एक मिनट। दीदी ये तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है ना इसमें? कृष्ण नहीं, पक्ष का कृष्ण पक्ष का डे बर्थ है। हाँ कृष्ण पक्ष का, सॉरी कृष्ण पक्ष, कृष्ण चतुर्थी का है। वो चंद्रमा में शुक्र देखती। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है और दिन का जन्म है, तो अरिष्ट भंग हो रहा है। और यहाँ पर जो है बालारिष्ट भंग हो रहा है, और यहाँ पर द्रेशकांड में भी शुभ द्रेशकांड में है, तो बालारिष्ट भंग हो रहा है। अब 6, 7, 8 भाव को देखेंगे। चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य स्थित है और बुध स्थित है। तो ऐसे देखें तो सम दिख रहा है, मंगल की दृष्टि है तो पीड़ा दिख रही है। अब यहां से हम आते हैं सप्तम भाव को देखें चंद्रमा से, तो वहां पर शुक्र स्थित है जिस पर शनि की दृष्टि है जो कि वक्री है, तो फिर एक पीड़ा दिखाई देती है। फिर यहाँ पर देखें तो अष्टम भाव चंद्रमा से अष्टम भाव को देखें तो वहां पर कोई भी ग्रहों का प्रभाव नहीं है। उसका स्वामी लग्नेश एकादश भाव में गया है और सूर्य के साथ बहुत ज्यादा क्लोज डिग्री में है। 7 डिग्री का सूर्य है और बुध 6 डिग्री का है, तो कंबस्ट है और वक्री है। यहाँ पर देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और है कि जो 4 ग्रह यहाँ पर वक्री हैं, शनि, मंगल, बुध और गुरु। तो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है इस पे कि 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं। और यहाँ पर जो बालारिष्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो भी भारी पड़ते दिख रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि जो चंद्रमा है वो शतभिषा नक्षत्र का है और राहु जो उसका जो स्वामी है वो अष्टम भाव में चला गया है। जो इनको दशा मिल रही है वो राहु की दशा मिल रही है जो कि 0 डिग्री का है, ये भी राशि गंडांत में है और साथ में इसको नक्षत्र गंडांत में भी लेंगे हम। तो और वहां की दशा इनको मिल रही है और जो वहां का जो अष्टमेश है बनता है जहां पर राहु बैठा हुआ है, उसका जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो धनु राशि में चतुर्थ भाव में वक्री होकर के स्थित हो गया है। तो मंगल एक तो अग्रेशन, ऊपर से वक्री तो और ज्यादा अग्रेशन, और फिर जब ये धनु राशि में बैठ गया तो बहुत ज्यादा क्रूर होकर के केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठता है। लगन, केंद्र और त्रिकोण में शुभ कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आयु तो चूंकि अष्टमेश होकर के मंगल केंद्र में स्थित हो गया है, तो आयु मिल रही है व्यक्ति को, जातक को, लेकिन अरिष्ट भारी दिखाई देता है इनके ऊपर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जब पैदा हो रहे थे तो फोरशिप से पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इनके दाहिने हाथ, दाहिने सर का भाग डैमेज हो गया था। तो एक तरीके से ये शापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए अब हम इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये इनके कुछ कुंडली में राजयोग भी हैं काफी बड़े, तो काफी बड़े पोस्ट पे हैं इनके पिताजी और काफी अच्छी पोजीशन है, तो इनका जीवन व्यापन आसानी से हो रहा है, सारी चीजें नॉर्मल है। पर लेकिन इनको जो जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है वो शापित है। तो उसको समझते हैं कैसे। यहाँ पर देखें तो पहले तो हमने आपको बता ही दिया कि इनको राहु की दशा मिल रही है, मंगल बहुत ज्यादा पीड़ा में है। इसके अलावा जो दाहिना हाथ दिखा सबसे ज्यादा वही डैमेज है। तो वहां पर आप देखेंगे थर्ड हाउस जिसको हम हाथ के लिए देखते हैं और दाहिने हाथ के लिए देखते हैं, वहां पर वक्री शनि स्थित है जो कि षष्ठेश भी है। साथ ही साथ वहां पर वक्री मंगल और केतु से पाप कर्तरी योग में स्थित हो गया है। तो यहाँ पर पीड़ा क्लियरली दिखाई देती है। अब इसके बाद हम यहाँ जब शुक्र और गुरु और जब इसको D9 में देखेंगे, तो यहाँ पे शुक्र जो है वो फिर से ये जो तीनों ये जो है वो 64 नवांशा का स्वामी बन जाता है शुक्र, और उसका संबंध चंद्रमा के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर फिर यही पीड़ा क्लियरली दिखाई देती है। इसके अलावा जो सर का हिस्सा है वो भी डैमेज है, थोड़ा सा, थोड़ी सी आंखें भी डैमेज है, तो जिसमें ये शुक्र और केतु अपना रोल
स्टे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बताइए। इनके एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। जाहिर बात है इनकी शादी नहीं है, दूसरी बात ये दिमाग के बहुत तेज है। नहीं, दिमाग से तो ये कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कोई चीज नहीं है। इनका दिमाग से तेज है या नहीं है वो बात की बात है, जब दिमाग चलता ही नहीं है वो मतलब एक तरह से शापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। नहीं, स्टीफन हॉकिंस की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी सॉरी क्या कहा? स्टीफन हॉकिंस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर केंद्र बहुत कमजोर है और त्रिकोण, इसकी वजह से पीड़ा और अधिक बढ़ गई है, इनको बल नहीं मिल रहा है। इसको अब डिप्रेशन भी हुए, जी इसको डिप्रेशन भी आए हैं, डिप्रेशन में भी। हाँ, वो तो डिप्रेशन में सर रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ से पंचम भाव का स्वामी भी बुध बन जाता है, जिस पर मंगल की दृष्टि है, वक्री वो खुद भी है, तो स्थिरता नहीं रहती है दिमाग में। नहीं, मैंने ये देखा है कि 6th हाउस में चंद्रमा है, आदमी को कभी ना कभी डिप्रेशन में जाता है वो आदमी। चेक करिए इस प्रिंसिपल को। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर है तब भी गुरु के साथ है और गुरु देखता हो तब भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाएगा वो आदमी। हाँ, अब इसको आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे गज केसरी योग बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या उसके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, वो यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें और भी देखनी है डिटेल में। अगर आप चाहें तो नवांशा चार्ट भी हम देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम दिखाई दे जाएगी सारी जगह पे। नहीं, वो प्रॉब्लम दिखा रहे। मैंने सर ने जो पॉइंट बोला है ना कि अगर चंद्रमा छठे में है तो डिप्रेशन देता है, तो मैं यही पूछी अगर इसमें गुरु की और शुक्र की दृष्टि होने पर भी देता है क्या? थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं होगा। ओके। जुपिटर तो रेट्रोग्रेड भी तो है और है भी कुंभ राशि का, कहाँ से देगा प्रोटेक्शन? छठे भाव में शुभ प्लैनेट आकर के अपना शुभत्व तो खो देते हैं, अपनी जो पावर जितनी देने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब ऋतु जी नेक्स्ट चार्ट लगा दीजिए। एक मिनट दीदी, मैं इसमें कहना चाहूंगा एक कि ट्राइन्स जो हमारे हैं वो मेंटल एनहेंसमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो अगर ट्राइन की लॉर्डशिप्स देखेंगे कहीं ना कहीं मैलेफिक या बेनेफिक रेट्रोग्रेड से वो एफ्लिक्टेड है या खुद भी है, तो वो पार्ट तो दिखता है। इवन मून भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, दैट इज। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं जी बिल्कुल। तो ये तो चार्ट में दिखता है। वो तो वक्री, जैसे ही आपने 4 प्लैनेट देखे वक्री, तो क्वेश्चन तुरंत उसी समय दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये यहाँ पर सभी जगह पर अगर आप देखें ध्यान से तो पंचम और द्वादश का भी संबंध बन रहा है, तो पूर्व जनक शापित भी दिखते हैं, उसकी इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो खैर अब नेक्स्ट चार्ट लगा दीजिए ऋतु जी आप। ये 1998 का पूर्व योग में भी है, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट है मून से 2nd and 12th, वो भी एक खराब योग है केंद्र। और यही रिजल्ट्स मून से भी दिख रहे हैं। ट्राइन के लॉर्ड या मून जहां बैठा हुआ है उसका लॉर्ड भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड से एफ्लिक्टेड है, तो प्रॉमिस दोनों तरफ से दिख रही है। हाँ, जब 4 प्लैनेट किसी भी कुंडली में रेट्रो हो जाएंगे तो उनका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। ऊपर से मरकरी बहुत ज्यादा कंबस भी है, लग्नेश है वो। ऋतु जी अब नेक्स्ट लगा दीजिए चार्ट, फिर हम आगे डिस्कशन के लिए आगे हम रख लेंगे, टाइम बच जाएगा तो। यही चार्ट मैंने एक चार्ट लगाया कि जिससे कि आराम से क्लियरली एक एक चीज डिस्कस हो जाए। एक बार चार्ट चेक कर लीजिए, यही है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक, यहाँ पे भी चंद्रमा देखिए तो अष्टम भाव में है। एक बार में अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो लगेगा कि बड़ा अच्छा चार्ट है, बहुत सारे राजयोगों में है। दिन का जन्म है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो बालारिष्ट हटा रहा है, भंग कर रहा है। चंद्रमा जो है वो मीन राशि के ही दृष्टिकांड में है, तो फिर से बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन हट रहा है। बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन जब अगर नहीं हटेगा तो जल्दी डेथ होने की संभावना होती है बच्चे की, वो दिखता है। तो बालारिष्ट का मतलब 5-6 साल तक
के बाद जीवन ना होना उसमें आएगा, उसके बाद जो होगा वो फिर अरिष्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 6, 7, 8 को देख लेते हैं। तो चंद्रमा से छठे भाव में राहु स्थित है, तो पीड़ा दिख रही है। चंद्रमा से सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, तो एक शुभ प्लैनेट की दृष्टि है और एक अशुभ प्लैनेट, क्रूर प्लैनेट की दृष्टि है, तो यहाँ पर सम हो जाएगा। फिर हम आते हैं चंद्रमा से अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पर चंद्रमा से शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि षष्टेश है, सप्तमेश है, नीच का है, नवम भाव से दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पर अष्टम भाव में तो पीड़ा दिख रही है। फिर हम आ जाते हैं द्वितीय भाव पर, तो वहां पर नीच का चंद्रमा बैठा है, शनि बैठा है चंद्रमा से, और इसी चंद्रमा से द्वादश भाव में केतु स्थित है, तो यहाँ दोनों जगह पीड़ा है और ये पाप कर्तरी में भी चला गया है। अब चंद्र पूरे चार्ट का एक बार आकलन कर लेते हैं, क्योंकि अरिष्ट भंग तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखें तो चंद्र जो लग्न है, केंद्र, वो सारे खाली हैं, पाप प्रभाव में है, राहु केतु एक्सिस में है लग्न। उसके बाद जो त्रिकोण है उसमें भी पीड़ा दिख रही है। जो शनि बैठा हुआ है वो भी छठे और सातवें भाव का स्वामी है और नीच का हो गया है, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही बलहीन हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में है और इसके साथ साथ ये जो है गुरु पंचमेश है और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में स्थित है। चंद्रमा द्वादशेश का स्वामी होकर के स्थित है, तो यहाँ पर पाप कर्तरी बन रही है अष्टम भाव पर, गुरु पर, पंचमेश पर, अष्टमेश पर, द्वादशेश पर और चंद्रमा पर। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत अधिक पीड़ा यहाँ पर बन रही है। इसके बाद अगर देखें तो ये जो यहाँ पर जो शुक्र है दशमेश, जो कि तृतीयेश भी है, वो 0 डिग्री का है, राशि गंडांत में है। सूर्य यहाँ पर जरूर स्थित है एकादश भाव में, राजयोगों में है, जो मंगल और जो कि यहाँ पर चतुर्थेश और नवमेश है, योग कारक है, उसके साथ स्थित है। शुक्र यहाँ पर दशमेश है, उसके साथ स्थित है, तो एक अच्छी पोजीशन को दिखाता है। पर यहाँ पर जो गुरु है वो 64 नवांसा का स्वामी है और शुक्र यहाँ पर 85 द्वादशांश का स्वामी है और यहाँ पर चंद्रमा 22वें देशकांड का स्वामी है। तो यहाँ पर जो पीड़ा है वो इस तरह से आपको समझनी है, यहाँ पर पीड़ा बहुत ज्यादा है। ये जो इनका जो राशि स्वामी है शनि बनते हैं वो भी नीच के हो गए हैं और उनके ऊपर भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, पर आयु जरूर मिल रही है व्यक्ति को। अब ये जो बच्चा है, इससे बच्चा अब बड़ा हो गया खैर, तो इसे मेंटल प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी होती है ADHD, अटेंशन डिफेक्ट, हाँ, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इनको है। और इसमें इनका जो इम्बैलेंस नहीं रहता है और याददाश्त मतलब स्थिरता नहीं रहती, याद रहती है सारी चीजें, पर पूरी तरह से आप पागल भी नहीं कह सकते क्योंकि सारी चीजें याद रहती हैं, पर वो किसी भी चीज पर रुकती नहीं है, स्थिर नहीं हो पाते। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो गुरु यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए गुरु इसमें इनका रोल आ जाएगा। मन पर इनका कंट्रोल नहीं रहता, तो चंद्रमा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ये मेरे एक परिचित हैं, उनकी कुंडली है और वो भी एक अच्छे ऑफिसर हैं, तो इस वजह से बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, पर जीवन है, पर शापित जीवन है। यहाँ पर भी पंचम और द्वादश भाव में पीड़ा जो है, इन्हें पूर्व जन्म के किसी पाप का यहाँ पर फल दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप D9 में चले जाएं तो अगर आप देखेंगे तो एक बार लगेगा कि तो बहुत अच्छी कुंडली है, क्योंकि चंद्रमा लगन में चला गया है एकादश भाव का स्वामी होकर के, और शुभ कर्तरी में आ गया, एक तरफ गुरु है और एक तरफ शुक्र है,
और लगन और चंद्रमा दोनों ही शुभ कर्तरी में है। पर वहां पर वो तीनों जो एक 22वें देशकांड का स्वामी है, एक 64वें नवांश का स्वामी है और एक 85 द्वादशांश का स्वामी बन जाता है। यहाँ पर फिर पंचमेश को देखेंगे तो वो शनि राहु के साथ फिर से बैठ गया है और सूर्य के साथ स्थित हो गया है। तो पंचम भाव में फिर से पीड़ा है और अष्टमेश मंगल बन गया है, तो वो आयु तो दे रहा है पर वो पंचम भाव में बैठ गया है, तो पंचम भाव को फिर से उसने खराब कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियरिटी के साथ दिखाई देता है चंद्रमा का जो अरिष्ट है वो किस प्रकार से सामने आ जाता है। इतना तो चार्ट के थ्रू मैंने बता दिया आपको। अब इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो बताएं। इसके अलावा मैं और एक दो चार्ट लगा सकती हूँ अगर आप कहेंगे तो, आपके एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि जो सर ने ये सर का जो एक है शोध कि जिसमें अगर चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो बदनामी जरूर देता है। अगर फिर से स्कैंडल होगा तो उसमें उसे बदनामी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो बिल क्लिंटन का लगा सकते हैं चार्ट। इनकी मदर के बारे में कुछ बताएं। इनकी मदर के बारे में, मदर ठीक है, नॉर्मल। क्योंकि चंद्रमा से जो चौथा हुआ बहुत बहुत पीड़ित है। हाँ वो ठीक है, वो तो सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ा में आ गया। जो लग्नेश है और जो शनि और मंगल से दोनों से बहुत ज्यादा पीड़ा में है, तो वो सारी चीजें हैं तो ठीक है। लेकिन मदर ठीक है इनकी। बाकी भाई बहन भी हैं छोटे। ये सबसे बड़े हैं। हाँ सबसे बड़े नहीं है, एक बहन है बड़ी, फिर ये है। क्या करते हैं, कुछ करते हैं काम? ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ये कुछ नहीं करते। इन पे तो ये जो है नागलोक का श्राप लगा हुआ है। बुध जो अश्लेषा में है। अब अगर आप चाहें तो बिल क्लिंटन का लगा दीजिए, मैं उसमें भी डिस्कस कर दूंगी। इसमें एक चीज पूछनी थी जी। राहु केतु आपने लगभग जब भी लगन और सप्तम में है जी वो आपने पीड़ा में बता दिए। जी तो ये हमेशा पीड़ा देते हैं क्या? हमेशा नहीं देते हैं सर, पर अगर वहां पीड़ा है तो उसको बढ़ाने में पूरा सहयोग देते हैं। नहीं, जैसे ये राहु यहाँ पे सिंह राशि का है, हालांकि ग्रंथ में मेष राशि, वृषभ राशि और कर्क में तो अच्छा बताया ही है। बाकी मेरा भी थोड़ा काम किया था मैंने, उसमें सिंह राशि भी आ जाती है। तो इन चारों राशियों में राहु अच्छा फल देता है। सर तो अच्छा पल ये है कि सर इनके जो पिताजी हो काफी अच्छी पोजीशन पे हैं, तो ऐसे देखा जाए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी जब आप ये कह रहे हैं कि जैसे मंगल से आपने पीड़ा दिखाई, जी वो मंगल यहाँ पे योग कारक की स्थिति में है। हाँ सर है, बिल्कुल है, योग कारक की स्थिति में है, पर फिर भी वो अपनी क्रूरता तो दिखाएगा ही। और आद्रा नहीं नक्षत्र का है। नहीं, ग्रह होके दिखाएगा, आद्रा नक्षत्र है, ठीक है, पीड़ा देगा। लेकिन जब वो क्या कहते भावेश हो जाता है तो अच्छा भावेश है। सर तो मैंने ये पहले ही बताया कि जब मैंने पहली बार चार्ट देखा तो मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ, क्योंकि बहुत सारे राजयोग हैं, हालांकि एकादश भाव में है, पर वो राजयोग तो डेफिनेट कंडीशन है कि है, तो वो राजयोग की जिंदगी जीते हैं। नहीं, यहाँ पर D9 में भी तो मंगल उच्च का हो जाता है 5th हाउस पे। हाँ बिल्कुल हो जाता है, पर अष्टमेश हो जाते हैं और जुपिटर को जाके देख लेते हैं, अष्टमेश हो गया चंद्र को। हाँ वो जुपिटर यहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ा में चलाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को क्लियरली दिखाई देता है, यहाँ पे D9 कंफर्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल से पीड़ा में।
ये जन्म से ही थे ऐसे कि बाद में जी इनको कुछ? जी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बचपन से ही थी, जन्म से। बचपन से ही हो। हाँ, जन्म से ही है। देखिए दीदी, मैं पहले भी अभी बोला था जैसे कि ट्राइन्स के लॉर्ड मेंटल एनहांसमेंट और मेंटल स्थिति को इंडिकेशंस देते हैं, तीनों ट्राइन्स के, लग्ना, 5th हाउस और 9th हाउस। तो जब भी इसकी लॉर्डशिप कहीं ना कहीं कम्बर्स या रेट्रोग्रेड्स या वेल प्लेस्ड नहीं होती है, वहां पे ये प्रॉब्लम आती है। आप प्रपोर्शन देख सकते हैं कि हाँ, लगना अगर स्ट्रॉन्ग है 5th नॉट, मगर अगर तीनों ही गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए क्या है कि कोई भी कुंडली उठाकर देखेंगे तो कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। पर कौन-सी प्रॉब्लम होती हैं जो हमें बाहर निकाल लेती हैं, जिससे हम बाहर आ जाते हैं और हम दुनिया में धरती पर आकर के अपने काम कर पाते हैं, एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। और बिल्कुल। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस जी रहे हैं और हम ये नहीं जानते कि अब आगे कैसे करना है, क्या करना है। स्वतः प्रक्रिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा खाना-पीना, जीवन-यापन सब अच्छे से चल रहा है, पर हम इसके अलावा हम एक शापित जीवन जी रहे होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जैसे पीछे जो चार्ट थे, दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, पर ठीक हो जाते हैं, फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं, फिर अच्छे से काम कर लेते हैं। पर यहाँ पर ये जो दोनों चार्ट हैं, ये पूरी तरीके से डिपेंड है अपने पेरेंट्स पर और अपने जीवन को किसी तरह से काट रहे हैं। तो यहाँ जय पर केंद्र और त्रिकोण बहुत वीक हो गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो गया और गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ा में आ गया। तो हमेशा ये देखें कि केंद्र और त्रिकोण अगर पीड़ा में है या बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो कितना भी राजयोग हो, वो उतनी क्षमता उस व्यक्ति में नहीं रहती कि उस परेशानी से बाहर निकल पाए। तो यहाँ पर वो ही चीज़ यहाँ दिखाई देती है। नहीं जय, मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम ये कहते हो कि ये शापित कुंडली है, मुझे तो यहाँ दोनों माँ और बाप ही भुगत रहे हैं। बच्चा तो जब मेंटल है, उसको नहीं समझ में है, वो क्या भुगतेगा तो माँ बाप ही भुगतेंगे ना। कर्म जी, तो बिल्कुल। माँ बाप के दिख रहे हैं ना, बच्चे के थ्रू वो भुगत रहे हैं वाली, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों कुंडलियों में पीड़ित ही है, हर तरह से पीड़ित नजर आ रहे हैं। माँ नहीं, बाप तो उसके दोनों लिए हम द्वादशांश D12 को भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। पर हाँ, ये कि अभी फ़िलहाल डायरेक्टली तो इन्हीं को प्रॉब्लम है। अब उसके साथ तो जो लोग जुड़े होते हैं, उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। जय जी, मैं 2 मिनट आ सकता हूँ? परमिशन है मुझे बोलने का? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। लग्नेश बहुत अच्छा बैठा है, मंगल के साथ योग कर का है। दशमेश तृतीयेश कितनी अच्छी सुंदर, इसका बहुत भावेश 12वें भाव में गया। और इस कॉम्बिनेशन की जो हम योग कहते हैं, इसमें नीच के शनि की दृष्टि है, जो षष्टेश है और सप्तमेश है। जो सप्तमेश जो केतु का प्रत्यंतर है, ये भावेश है। तो ये सारी स्थिति एकादश भाव में खराब हो गई, वो पंचम भाव को देख रही, खत्म। This is जी, we can conclude very politely that कि शारीरिक कष्ट तो दिखता है भाई, बिल्कुल। 5-9 एक्सिस, 5-11 एक्सिस इज पीड़ित। हुँ। यहाँ पर बुद्धि का कारक बुध बहुत ज्यादा पीड़ा में है। हाँ, श्लेषा नक्षत्र में है, सर्प के नक्षत्र में है और नवांश उसके अलावा भी बहुत सारी पीड़ा है। नवांश का लॉर्ड 6 में ही बैठा हुआ है ना, और फिर भी इसे प्रोटेक्शन तो है जुपिटर से। हाँ, तो प्रोटेक्शन तो वही है, जिंदा तो वही है, जिंदगी तो जीता ही है। पीड़ित है राहु और सैटर्न से ना, 10th हाउस में है, लेकिन है पीड़ित लग्नेश सन। तो शरीर को तो पीड़ा होगी, वो तो परमानेंट है, ठीक भी नहीं हो सकता। चलो एक कुंडली वो लगा लो आप उसकी। बिल क्लिंटन की लगा दीजिए, अगर नहीं, हो बिल- तो आपके पास। मैं मैडम आपको देनी दे रही पड़ेगी हूँ। आपको। नहीं, मैं वो ये ऐसी कुंडली है ना जिसपे कि ये क्लियरली सभी के पास होगी, तो मैं सबके साथ डिस्कस कर दूंगी, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हमने किया बेटा है। दे दीजिए। विनय, कुछ कहना चाहते हो? है कुछ कहना चाहते हो? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो है वक्री ग्रहों को भी दिया। अष्टम वक्री ग्रहों को देखिए, पद्मा राघवन की भी रिपोर्ट है। मोहित जी ने कहा कि वक्री ग्रह बीमारी के लिए खराब होते हैं। हाँ, ये डॉक्टर चरक ने अपनी किताब में लिखा है और उन्हें कॉपी किया है और लोगों ने।
हाँ लेकिन जब आप वास्तु स्थिति देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वक्री ग्रह खराब होते हैं। और दृष्टि की बात करते हैं कि वक्री ग्रह देख रहा है, वक्री ग्रह की दृष्टि वक्री की तो नहीं होती है, दृष्टि अच्छी होती है या खराब होती है। तो वक्री ग्रह, उच्च के ग्रह और इनकी दृष्टियां नहीं होती हैं। ये अपना उच्चता या वक्रता ट्रांसफर करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि भाई ये थोड़ी दिक्कत है, मतलब इस चार्ट में 5th हाउस में जो प्रॉब्लम है वो इनके बालारिश से है। देखिए आप, अष्टमेश और द्वादशेश का संबंध अष्टम में है। जी अष्टमेश अष्टम भाव पापकत्री में है इनका, हम्म, तो ये इस कारण से इनको बालारिश है। जी बिल्कुल। अब अगर ये कह देना कि भाई जी कहीं पे, भाई हम कहते हैं कि सूर्य पीड़ित है, सूर्य लग्नेश है, लग्नेश होके 11th में जाएगा और योग कारक 10th लॉर्ड से साथ रहेगा, तो उसे पीड़ा में कह देना तो कुछ ठीक नहीं है। तो वर्गोत्तम भी है। नहीं सर, मैंने वो पीड़ा में कहा नहीं है, ये है कि पीड़ा तो है लेकिन साथ में राजयोग भी है। मैंने पहले भी बताया कि नहीं राजयोग है। जी जया जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जी रोकूंगा। बताएं। जी बताइए। ग्रह रूप में पीड़ा है, ये मैं मानता हूँ कि जी ग्रह रूप में दोनों ही क्रूर ग्रह है, सूर्य मंगल। लेकिन भविष्य रूप जो कि असल में प्रारब्ध का आ, ज्ञान देते हैं, जैसे पाठक जी कहते हैं कि दशा ही दिशा है, जी तो बिल्कुल। ये जो भावेश हैं, भावेश तो ये तीनों अच्छे 11वें में बैठे, इन पर शनि की दृष्टि जरूर है। अब शनि की दृष्टि होने से बीमारी ट्रांसफर होगी, वो सही है। लेकिन ये कह देना कि भाई पंचम भाव पीड़ित है, या दरअसल पंचमेश पीड़ित है, क्योंकि वो अष्टमेश है और द्वादशेश के साथ बैठा है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नहीं, बाकी आपके चीजें तो सारी ठीक हैं, बस थोड़ा इधर उधर घुमाना है और कोई दिक्कत नहीं। जी दूसरा, सुब्रमण्यम शास्त्री की किताब में उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा हाँ, कि शुभ ग्रह जहाँ बैठते हैं वहां ज्यादा शुभता देते हैं या जहाँ देखते हैं वहां शुभता देते हैं, और ये तो पाप गलत ग्रह है। जहाँ वो जो स्टेटमेंट है एक्चुअल में जुपिटर और सैटर्न के लिए उन्होंने बनाए, अब बता के दिया कि भाई बृहस्पति जहाँ बैठता है वहां पे खराबी करते हैं और नहीं जहाँ नहीं देखते हैं वहां नहीं शुभता देते नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल तो कोर्स में यही समझा जाता है, लेकिन सुब्रमण्यम शास्त्री ने जो षट पंचाशिका में स्टेटमेंट दी है, मैं उसकी हैं। हाँ बात हाँ करूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, उसमें मतलब उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि पाप ग्रह जहां बैठते हैं वहां अधिक नुकसान करते हैं। बिल्कुल। तो इन चीजों को भी थोड़ा हम ध्यान में रखें, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम मंगल या शनि की दृष्टि जहां गई सीधा पकड़ के हाँ वो हाँ 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 प्रोनाउंस कर हाँ, दिया। अब वो मंगल भी है लेकिन वो योग कारक भी है। बिल्कुल अब वो मंगल के रूप में कितना नुकसान पहुंचा रहा है और योग कारक के रूप में कितनी रक्षा कर पा रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए ग्रह रूप में कम नुकसान होता है जितना भावेश रूप में होता है, क्योंकि ग्रह को तो हम मना लेते हैं। आप जाइए मंदिर में जाते हैं तो जहाँ नवग्रह की मूर्तियां लिखी हैं तो वो सारे देवताओं के नाम लिखे हैं, राहु देवता, केतु देवता, शनि देवता, ये सारे देवता हैं वहां पे। तो इनको तो आप मना लेते हैं, लेकिन जब ये भावेश बन जाएंगे, प्रारब्ध का रूप बन जाएंगे, तो इनको मनाना तो बहुत मुश्किल है। ये तो मानते ही नहीं है।
है ना। चलो, तो असली जो सम अप करते हैं। जया ने अच्छी प्रेजेंटेशन की है, हाँ उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और उसको माता जी बधाई। मैं एक चीज थोड़ा सा चाहूंगा हाँ कि बोलो। चाहे एक्सटेंड हो जाए इनका, हाँ, मतलब किसी का भी, लेकिन वो उस चीज पे अगर डिबेट हो जाए ना थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि चीजें या तो इस तरफ होंगी या उस तरफ होंगी। अभी हम चलो। क्या है, दुविधा में रहते हैं। बिल्कुल क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अभी हम दुविधा में रहते हैं कि जी ये चीज, मान लीजिए हो सकता है मैं भी गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कम से कम मेरे को सामने से पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ठीक है जया, फिर नेक्स्ट वीक तुम इसको कंटिन्यू करो। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर। चलो प्रणाम, राधे राधे। गुड नाइट। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। राम सर। थैंक यू सर।